नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनू उत्तराखंड। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं उत्तराखंड की बड़ी और अहम खबरों के साथ। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले राजनीतिक दलों में दल बदल का दौर भी शुरू हो गया है, जिसके तहत हल्द्वानी में आज भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान के प्रदेश प्रमुख एवं पूर्व काबीना मंत्री गोविंद सिंह बिष्ट ने भीमताल विधानसभा के दर्जनों कार्यकर्ताओं की घर वापसी करवाकर भाजपा की सदस्यता दिलाई है। तीसरे चरण की जनपद नैनीताल की चंदन सिंह के नेतृत्व में ज्वाइनिंग हुई है। इसमें पहले चरण में हमने फौज के बड़े अधिकारी और साथ में जो खेल या अन्य जो प्रतिष्ठित लोग थे उनकी ज्वाइनिंग कराई, और दूसरे चरण में अनुचित बंधु और कांग्रेस के कुछ बंधु और वकीलों की ज्वाइनिंग कराई, और तीसरे चरण में आज जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे किसी कारणों से इधर उधर थे, वो भारतीय जनता परिवार में शामिल नहीं थे, आज उन सबको हमने भारतीय जनता पार्टी की ज्वाइनिंग कराई है। और भारतीय जनता पार्टी का परिवार बड़ा है, 5 की 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी, ये संकल्प लेकर हम निरंतर परिवार बढ़ा रहे हैं। ज्वाइनिंग के आगे आने वाले समय में किस तरह के कार्यक्रम और होने जा रहे हैं और कौन से ऐसे बड़े चेहरे हैं जो अभी इसके बाद हम विधानसभा से ज्वाइनिंग करा रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम अभी भीमताल में और एक नैनीताल में कार्यक्रम हो रहा है, खेमा जी उसके तैयारी में लगे हुए। ये प्रकार देखते हैं क्योंकि लगातार ज्वाइनिंग हो रही है, बीजेपी का जो परिवार है वो और बढ़ रहा है। जी हाँ, लगातार हमने जो साफ सुथरी छवि के लोग हैं उनको ही भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने का किया है, और भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने के लिए आज भी सैकड़ों लोगों के आवेदन आए हैं। हम सब की स्क्रीनिंग करके उनको देखते हुए किसका प्रभाव ठीक है, समाज में प्रभाव ठीक है, उसको भारतीय जनता पार्टी के साथ जोड़ें। धन्यवाद। लोकसभा चुनाव को लेकर जहां बीजेपी ने पूरे देश में इस बार 400 पार के नारे के साथ तैयारियां तेज कर दी हैं, तो वहीं उत्तराखंड की सभी 5 लोकसभा सीटों पर तीसरी बार जीत दर्ज करने के लिए चुनाव के मद्देनजर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी भी देना शुरू कर दिया है। वहीं नैनीताल लोकसभा सीट को फिर से जीतने के लिए सभी कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी तय की जा रही है, तो वहीं कार्यक्रम की रूपरेखा को अमली जामा पहनाया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के उत्तराखंड दौरे के दौरान आगामी 2 मार्च को हल्द्वानी में होने वाले क्लस्टर सम्मेलन में जेपी नड्डा के न आ पाने के कारण फिलहाल सम्मेलन के कार्यक्रम में बदलाव किया गया है। चुनाव नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी और लगातार समाज के बीच में और जनता के बीच में रहती है। इसी निमित्त अभी चुनावी प्रक्रियाएं चल रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी उसी प्रक्रिया निमित्त अपनी रचनाओं को करती रहती है। इसी तरह जो है हमारे पहले प्रदेश के प्रभारी बने, इसके बाद लोकसभा के प्रभारी बने और अब विधानसभाओं के प्रभारी नवनियुक्त प्रभारी बने हैं, और आज यहाँ उन प्रभारियों का हमने सम्मान किया। इसके साथ साथ ही भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रकोष्ठ गठित हुए थे, प्रकोष्ठों के जिला संयोजक भी आज बने, तो उनका भी हमने जो स्वागत समारोह यहाँ पर संपन्न हुआ उनको भी हमने माल्यार्पण करा। इसके बाद जो हमारी अभी मंडलों की इकाइयाँ प्रकोष्ठों की बननी है, उस निमित्त भी हमने आज यहाँ दिशा निर्देश इनको जारी करे जी। और इसके साथ साथ ही जो अभी आगामी हमारा 2 तारीख को होने वाला कार्यक्रम था, उसके स्थगन की भी सूचना हमें अभी आई है। उसकी नई डेट जो शीघ्र ही आएगी, कुछ अभी कुछ रहे होंगे कारण, जिसके कारण से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का यहाँ आना संभव नहीं हो पाया, लेकिन वो आगामी तिथि में यहाँ पहुँचेंगे, ऐसी हमें सूचना प्राप्त होगी। भारतीय जनता पार्टी लगातार सक्रिय रहने वाली पार्टी है जो जनता से लगातार जुड़ी रहती है, और कार्यकर्ता किसी व्यक्ति को देखकर कार्य नहीं करता, भारतीय जनता पार्टी को देखकर कार्य करता है। अध्यक्ष जी का कार्यक्रम था वो स्थगित हुआ है। ये कलेक्टर का कार्यक्रम अगली बार होगा, शीघ्र ही होगा। और मैं कह सकता हूँ कि हम कुमाऊं की दोनों सीट, अल्मोड़ा लोकसभा, नैनीताल लोकसभा, पिछले बार के मतों से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। आप निश्चिंत मानिए, जितना अभी मेरा प्रवास वहाँ से मैं देखता हूँ, कार्यकर्ताओं में जहाँ भारी उत्साह है वहाँ जनता में भी भारी उत्साह है, और सब लोग आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के इस राष्ट्र यज्ञ में अपनी भागीदारी देना चाहते हैं। जो आदरणीय मोदी जी ने भाजपा के 370 और 400 पार का नारा दिया है, वो निश्चित तौर पर पूरा होने जा रहा है। और अभी इस क्रम में ज्वाइनिंग चल रही है, फिर बड़ी रैलियाँ भी शीघ्र इस कुमाऊं क्षेत्र में। हल्द्वानी में पुलिस ने आज से जिले में ऑपरेशन मुक्ति की शुरुआत की है। बाल भिक्षावृत्ति के खिलाफ 1 महीने तक पुलिस जिले में व्यापक अभियान चलाएगी। हल्द्वानी कोतवाली में आज से इसकी शुरुआत की गई है। एसपी सिटी प्रकाश चंद्र ने बताया कि पहले 15 दिन यानी 15 मार्च तक बाल भिक्षावृत्ति या कूड़ा उठाने वाले बच्चों को चिन्हित किया जाएगा, और उसके बाद अगले 15 दिन भिक्षा नहीं शिक्षा देने के बैनर तले व्यापक जन जागरूकता का अभियान होगा।
साथ ही भिक्षावृत्ति कर रहे बच्चों को सामाजिक संस्थाओं और एनजीओ के माध्यम से विद्यालयों में दाखिला करवाया जाएगा और उनके बेहतर भविष्य के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। देखिए, गत वर्ष भी अभियान चला था और इस वर्ष भी ये अभियान 1 माह का चलाया जा रहा है। आज इसकी लॉन्चिंग हुई है, जिसमें फर्स्ट फेज़ 1 से 15 तक हम बच्चों को चिन्हीकरण करेंगे और उनको रिहेबिलिटेट करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आज हमने एनजीओ और अपनी टीम और सीडब्ल्यूसी के साथ मीटिंग की है और ये टास्क दिया है कि प्रतिदिन हम जितने बच्चे चिन्हित करेंगे उसकी सूचना हम इकट्ठा करेंगे और सेकंड फेज़ में हम 16 से लेकर 31 मार्च तक इनके व्यापक प्रचार प्रसार पब्लिक में एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएंगे कि बच्चों को भिक्षा नहीं शिक्षा देनी है और इनको शिक्षित करवाना है, क्योंकि अगर हम समाज उसको भीख देगा तो वो फिर इस चीज़ से मुक्त नहीं हो पाएंगे किसी तरह से। तो इसको हमें डिमोरलाइज करना है कि उनको भीख नहीं देनी है, उनको शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है। उसमें जो भी इन्फोर्समेंट और लीगल इशू होंगे उसके लिए पुलिस है और पुलिस इसमें लीगल एक हमारे अभियोजन अधिकारी भी इस टीम में हैं, तो ये लीगल कोई इशू आता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। जिस कितनी टीमें आपकी लगाई गई हैं, क्योंकि जिस प्रकार से एक बड़ी ये मुख्य धारा में जोड़ने के बच्चों को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल ऑलरेडी बना हुआ है, उसी को हमने एक पुनर्गठित कर एक टीम बनाई है जिसमें हमने सारे एनजीओज़ को भी शामिल किया है। स्कूल कॉलेज के जो प्रबंधन है टीम है उनकी भी हम सहायता लेंगे और ये टेक्निकल टीम भी है और साथ साथ हम जैसे मैंने बताया कि लीगल सेल भी इसमें है। मेरा नाम शशि सिंह है, मैं हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन की निदेशक हूँ और वैसे मैं अपने संस्था में भी मिशन उड़ान करके मैं एक थीम चलाती हूँ जिसमें हम लोग बच्चों के लिए एजुकेशन का प्रोग्राम चलाते हैं, बच्चों के एजुकेशन करवाते हैं, स्पॉन्सर्स कलेक्ट करते हैं। जो स्पॉन्सर्स 2 बच्चों का एजुकेशन का जो चार्ज होता है, फीस वगैरह, उनके स्कूल बैग, थर्मस, बॉटल, इस तरीके का सामान देते हैं। सर ने मुझे इस थीम के बारे में बताया कि ये मिशन ऑपरेशन मुक्ति चलाएंगे। इसमें हमारा सहयोग ये रहेगा संस्थाओं का कि हम लोग ऐसे बच्चों को जो है टारगेट करेंगे, देखेंगे, उन बच्चों को नॉमिनेट करेंगे। अभी तक मैंने 150 बच्चों को इसमें जोड़ा हुआ है, 150 बच्चों को स्पॉन्सर कर रहे हैं हम लोग। प्रशासन की तरफ से अभी तो कोई हेल्प नहीं है, लेकिन अभी जैसे सर ने मुझे बताया तो इसमें तो मैं कोशिश करूँगी प्रशासन हमें हेल्प करे। शशि सिंह। महाशिवरात्रि के मौके पर नीलकंठ में लगने वाले कावड़ियों के मेले को सुरक्षित और व्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। पौड़ी की एसएसपी श्वेता चौबे ने कावड़ियों की भीड़ को देखते हुए लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वाश्रम और पैदल मार्ग पर 1 दर्जन से अधिक पुलिस कर्मियों की तैनाती कर दी है, जबकि 7, 8 और 9 मार्च को कावड़ियों की उमड़ने वाली भीड़ के मद्देनजर गढ़वाल रेंज के 5 मार्च तक अतिरिक्त पुलिस फोर्स देने की डिमांड भी की जा रही है। हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर के पहाड़ पर भूस्खलन रोकने के लिए भूवैज्ञानिकों की टीम ने एक बार फिर स्थलीय निरीक्षण किया। डीएम के निर्देशन पर सिंचाई विभाग, आईआईटी रुड़की से आए प्रोफेसर और यूएलएमएससी के अधिकारियों ने मनसा देवी पैदल मार्ग पर पहुंचकर निरीक्षण किया। अधिकारियों ने दावा किया है कि इस बार बरसात सीजन से पहले भूस्खलन के लिए सुरक्षात्मक कदम उठाए जाएंगे। गौरतलब है कि मनसा देवी मंदिर पर हर साल बरसात के सीजन में भूस्खलन होता है, जिससे हरकी पेड़ी क्षेत्र खतरे की जद में आ गया है। पिछले साल डीएम धीराज सिंह गर्ब्याल ने पहाड़ी का सर्वे कराकर ट्रीटमेंट कराने की बात कही थी। इसको लेकर अब तक कई मीटिंग और निरीक्षण हो चुके हैं, हालांकि ट्रीटमेंट अभी तक शुरू नहीं हुआ है। देवी में जो बार बार ये भूस्खलन हो जाता है बारिश के समय में, तो उसके लिए एक डीपीआर बनाने के लिए कहा गया था। तो सिंचाई विभाग ने एक डीपीआर बना के प्रस्तुत करा है, अभी शासन में है, पहुंच गया वहाँ पे। तो अभी फिलहाल आईटी के प्रोफेसर साहब को बुला रखा है। इसमें फर्दर और भी हम क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं उसके लिए। ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म 2 तरह से बनाया जा रहा है। तो लॉन्ग टर्म तो थोड़ा लंबा रहेगा इनका प्रोसेस। शॉर्ट टर्म है कि अभी जो आगामी जो वर्षा काल है उससे पहले कोशिश पूरी है कि इसमें जो है उससे पहले कुछ हम प्रिवेंटिव मेजर्स ले लें। इसमें डीएम साहब भी काफ़ी एक्टिव हो रखे हैं, उनका काफ़ी इसमें बहुत यह है कि वर्षा काल से पहले इसमें।
हाईकोर्ट के आदेश पर वर्ष 2018 में मुख्य बाजार में अतिक्रमण के दायरे में आए सैकड़ों निर्माण तोड़े गए थे। निर्माण तोड़ने के बाद निगम की ओर से फुटपाथ बनाकर टाइल्स बिछाई थी, लेकिन कई जगह अतिक्रमण पर कार्रवाई नहीं हो सकी। इसको लेकर याचिकाकर्ता की ओर से दोबारा हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिसके बाद अब नगर निगम की ओर से फिर से अतिक्रमण पर कार्रवाई करनी शुरू कर दी गई है। एक बार फिर रोडवेज के सामने व्यापारियों की तरह ये व्यापारी भी सड़क पर आ जाएंगे। इसको लेकर पिछले दिनों व्यापारी विधायक शिव अरोड़ा से भी मिले थे। उन्होंने भरोसा दिलाया था कि कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बीच का कोई रास्ता निकाला जाएगा। धन्यवाद करना चाहता हूं क्षेत्रीय विधायक माननीय शिव अरोड़ा जी का, जिन्होंने ठेली व्यापारियों का बड़ा अच्छा इनके लिए व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि रोज़ का इनका झंझट खत्म हो गया। रोज़ इनको इधर से उधर, उधर से इधर रोज़ कर देते थे। अब इनकी एक वैकल्पिक व्यवस्था कर दी गई है, बिल्कुल परमानेंट व्यवस्था कर दी गई है, जिससे कि अब ये हटो बचो वाला काम नहीं होगा। ये ठेली व्यापारियों में बहुत खुशी है और हम व्यापार मंडल भी जिस तरह का सहयोग इनको चाहिए होगा, हम इनके साथ खड़े हैं। तन और मन धन के साथ अपने ठेली व्यापारी भाइयों के साथ खड़े हैं। काफ़ी खुश हैं लोग। और विधायक जी का भी धन्यवाद करूंगा मैं व्यापार मंडल की तरफ से कि उनकी जो ये व्यवस्था करी है, बहुत ही बधाई के पात्र हैं विधायक जी भी और हमारे ठेली व्यापारी भी। कहना चाहूँगा कि जो बस अड्डे के सामने वाले हमारे व्यापारियों को उजाड़ा गया है, मैं विधायक जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूँगा कि उनको भी जल्दी से जल्दी कोई उनकी भी व्यवस्था करी जाए। देखिए, काशीपुर बाईपास पे जो भीड़ है जितनी, तो निश्चित रूप से उस बाईपास को चौड़ा होना चाहिए, मेरा भी ये मानना है। लेकिन सारी चीज़ों को प्रशासन को देखना चाहिए कि जो व्यापारी भाई हैं वो भी हमारे लोग ही हैं, उनका नुकसान ना हो। कोई ऐसा बीच का रास्ता निकाला जाए ताकि वो उसका चौड़ीकरण भी हो जाए और व्यापारियों का नुकसान। फिलहाल वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। तो ब्रेक के बाद अपने उत्तराखंड में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं आगे की खबरों की ओर। अल्मोड़ा जनपद के विश्व प्रसिद्ध जागेश्वर धाम में मानस खंड परियोजना मास्टर प्लान के तहत हो रहे सड़क चौड़ीकरण के लिए करीब 1000 देवदार के पेड़ों को काटने की तैयारी की जा रही है। कार्यदायी संस्था लोक निर्माण विभाग ने चौड़ीकरण के रास्ते में आ रहे पेड़ों को चिन्हित करना शुरू कर दिया है। क्षेत्र के लोग इसके विरोध में उतर आए हैं। विरोध में उतरे पुजारियों ग्रामीणों का कहना है कि आस्था से जुड़े दारुक वन के इन पेड़ों की पूजा करते हैं। जागेश्वर धाम देवदार के जंगल के बीच स्थित है। इसे दारुक वन के नाम से भी पहचान मिली है। पौराणिक मान्यता के अनुसार यही दारुक वन भगवान शिव का निवास स्थान है। मानसखंड परियोजना में शामिल पौराणिक मंदिर श्री जागेश्वर धाम, ये हमारे भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों से एक हैं। नागेशन दारुका बन करके पुराणों में इनका वर्णन निकलता है। दारुक वन, यहाँ पर हजारों की संख्या में प्राचीन काल से ही दारुक वन है। वर्तमान समय में जागेश्वर मंदिर समूह के लिए आरतोला से जागेश्वर तक सड़क का चौड़ीकरण का निर्माण होने जा रहा है, जिसमें हजारों दारुक वृक्ष को चिन्हीकरण किया गया है, जिनको हटाया जा रहा है। हम उसका विरोध करते हैं। अगर यहाँ पर दारुक वन को हटाया गया तो विनाश आ सकता है उसमें, क्योंकि भोलेनाथ इस क्षेत्र में जागृत अवस्था में हैं और दारुक वन में बसे हुए हैं। हजारों साल प्राचीन देवदार का यहाँ पर वन है। और हम सरकार से यही निवेदन करेंगे, प्रशासन से, कि जागेश्वर धाम के जो दारुक वन हैं, देवदार के वृक्ष हैं, उनको न काटा जाए और यहाँ पर बाईपास सड़क बने, जिससे कि ये क्षेत्र की सौंदर्यता बरकरार रहे। नैनी जो मोटर मार्ग है जो भगतपुरा की तरफ जाता है, तो इस पर PWD की तरफ से अभी लगभग 1000 पेड़ों का चिन्हीकरण करके इन्हें काटने के प्रयास किए जा रहे हैं, जिसका हम समस्त क्षेत्रवासी खुलकर विरोध करते हैं। एवं जो वर्तमान सरकार है इसे भी इसे एक पर्यावरण के लिए हित सोचकर इन पेड़ों को काटने के सिवा कुछ और ऐसे कुछ प्रस्ताव देखने चाहिए या फिर ऐसी कुछ और सुविधाएं देखनी चाहिए, जिससे आने वाले श्रद्धालुओं को उसका
लाभ मिल सके और इन पेड़ों को भी बचाया जा सके। और क्योंकि जागेश्वर धाम में देवदार पेड़ों का एक विशेष महत्व है। जैसे यहाँ पे नागेश्वर दारुका नाम से ही जो यहाँ मुख्य मंदिर है उनका नाम आता है, तो दारुकवन का विशेष एक महत्व होने के कारण ये यहाँ की पहचान भी है। तो अभी सरकार को देखना चाहिए कि इन पेड़ों को बचाकर किसी अन्य एक प्रस्ताव देकर जिससे सबको लाभ मिल सके। वहीं मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून के निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने मौसम का पूर्वानुमान जारी किया है। उन्होंने उत्तराखंड में आज से बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई है। उन्होंने बताया कि पश्चिम विक्षोभ की सक्रियता से 1 मार्च से 3 मार्च तक प्रदेश भर में बारिश और बर्फबारी होगी। 1 मार्च को मैदानी पहाड़ी इलाकों में हल्की सी मध्यम बारिश की संभावना है, जिसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 और 3 मार्च को मध्यम से भारी बारिश हो सकती है और इसे देखते हुए ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। नमस्कार, मैं विक्रम सिंह, निदेशक मौसम केंद्र देहरादून से। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात 1 तारीख की शाम रात से जो है जो एक्टिविटी है, आप ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर जगहों में प्रदेश में वो रहेंगी। विशेषकर जो हमारे हिल्स में या जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर, तो इनमें जो है जहाँ ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलेगी। उसके साथ साथ भारी बारिश या भारी जो बर्फबारी है वो भी इन अंदर के डिस्ट्रिक्ट में कहीं कहीं पर कल रात को भी जो है वो देखने को मिलेंगी। अन्य जगह बात करें कल, तो जो थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी है या हेल की एक्टिविटी है वो भी लेट नाइट में या अर्ली मॉर्निंग में कल जो है कल रात और परसों के अर्ली मॉर्निंग में वो देखने को मिलेंगी। जब आप 2 तारीख को जाएंगे तो जो एक्टिविटी है और भी बढ़ेगी। तो पूरे प्रदेश में मैं कहूँगा कि ज़्यादातर जगह में हल्की से मध्यम बारिश है वो चलने वाली है, दिखने वाली है। और साथ में जो भारी बारिश या बर्फबारी है तो अंदर के जो डिस्ट्रिक्ट हमारे उन सब में भी रहेगी। और उसके साथ साथ जो और भी डिस्ट्रिक्ट है गढ़वाल के, उसमें विशेषकर देखें, चाहे वो देहरादून है, टेहरी है या इवन पौड़ी, हरिद्वार भी है, तो इनमें भी भारी बारिश की एका दुक्का जगहों में वो संभावना है। कुमाऊं रीजन में देखें तो अंदर के डिस्ट्रिक्ट में तो जैसे मैंने बोला वो है ही भारी बारिश और बर्फबारी की संभावना। इसके साथ साथ नैनीताल और यूएस नगर में भी लग रहा कि इसमें भी एका दुक्का जगहों में भारी बारिश वो मिलेगी। वहीं गंगानगर ब्रजघाट क्षेत्र में बसे 40 वर्षों से बंगाली समाज के लोगों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया। 1999 में बंगाली समुदाय के लोग ब्रजघाट क्षेत्र में वोट देने का अधिकार था, परंतु कुछ नेता और अधिकारियों के मतभेद के कारण गंगानगर में बसे बंगाली समाज के लोगों का पहचान पत्र निष्कासित कर दिया गया। पहचान पत्र की मांग को लेकर अखिल भारतीय बंगाली एकता मंच और निखिल भारतीय वास्तु समिति के कार्यकर्ता सुब्रत विश्वास के नेतृत्व में गढ़मुक्तेश्वर हापुड़ तहसील में तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। ये बंगाली समुदाय की जो मांग थी हमारी कई दिनों से, जो हमारे जाति प्रमाण पत्र है, स्थायी है, वोटर आईडी कार्ड है और जो ज़मीनी अधिकार है वो हम लोगों से छीन लिया गया है। और हम लोग यहाँ पर आए हैं कि प्रोटेस्ट करने का हमने दिया है कि हमने ज्ञापन के माध्यम से बताया गया कि 1 माह का समय दे रहे हैं हम। अगर 1 माह के अंदर अगर ये हमारी कार्रवाई नहीं होती है तो कहीं ना कहीं सारे बंगाली समुदाय आंदोलन करने के लिए तैयार रहेंगे। और किस तरह से उत्तराखंड के अंदर हमारे संग अत्याचार हो रहा है। इस देश के नागरिक होने के बावजूद भी 120 परिवारों को वोट देने का अधिकार नहीं है। और उत्तर प्रदेश में भी कई परिवार ऐसे हैं जिनको वोट देने का अधिकार नहीं है। खाली पश्चिम बंगाल में ही बंगाली हिंदुओं के संग नमोशूद्रों के संग प्रताड़ना नहीं हो रहा, मतवा संप्रदाय के साथ। यहाँ प्रताड़ना हमारे ब्रजघाट बीजेपी की सरकार में भी हो रहा है। किसी भी सरकार ने हमारे को लूटने से कम नहीं छोड़ा। मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि अगर हिंदूवादी सरकार है और हिंदुत्व के बारे में सोचे तो ये बंगाली समाज के जो लोग हैं इन लोगों को उनका अधिकार देने का कार्य करें, नहीं तो यहाँ पर भी हम आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। जो बीजेपी के नेता जो पश्चिम बंगाल में संदेश खाली जा रहे हैं उनसे मैं अनुरोध करूंगा कि गंगानगर में भी आके देखें इन परिवारों के संग क्या हो रहा है। और गंगानगर की स्थिति बहुत बुरी हालत है। ऐसी स्थिति आज पूरे देश के अंदर नहीं, जहाँ देश में नागरिक होने 50 साल से यहाँ रहने के बावजूद भी इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसी सरकार को समझना चाहिए। 2024 में मोदी जी कह रहे हैं हर जगह बिजली, हर जगह राशन, हर जगह खाना। ये एक ऐसा गाँव है जहाँ पर आज भी बिजली नहीं पहुँचा है, राशन नहीं पहुंचा और कुछ नहीं पहुंचा। ये स्थिति बड़ी खतरनाक है और बहुत दुख है। जहां देश के अंदर मोदी जी कह रहे हैं हर घर में बिजली पहुंचा दिया गया, एक गांव गंगानगर में आके देखो ये सौर ऊर्जा के प्लेट में रहने के लिए मजबूर है। ऐसी दुखदायी जिंदगी जीने के बावजूद भी सरकार ने बैनर और पोस्टर में तरक्की दिखा रहे हैं, मगर उत्तर प्रदेश के कई ऐसे गाँव है जहाँ पर आज भी बिजली नहीं पहुँच पाई, जहाँ राशन नहीं पहुँच पाया और लोगों को अधिकार नहीं मिला। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में मेरे साथ बस इतना ही। अब बने रहे ANB न्यूज के साथ। नमस्कार।